ये प्यारे स्टूडेंट्स जो ये पेपर है आपका हिंदी अनिवार्य का, इस पेपर का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हम कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपका 20 फरवरी यानी कि हिंदी अनिवार्य का ये पेपर होने वाला है। इस पेपर का जो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन है आज को इस वीडियो में देने वाला हूं। यहाँ पे आप यदि आप इस पेपर को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आप 80 में से जो 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। 80 में से 80 मार्क्स फोड़ सकते हैं, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है ना। और इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं जो आपके 20 फरवरी के दिन सुबह आपको 8:30 बजे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ठीक है, और इसी प्रकार का आपका सेम टू सेम पेपर आने वाला है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वो दिए हुए हैं। यहाँ पर आपके नामांकन यानी कि रोल नंबर आपको लिखने हैं। जो आपको टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 18 पूछे गए हैं। जो आपके टोटल प्रिंटेड पेज है वो 7 रहने वाले हैं। ये उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये आपका पेपर रहने वाला है और हिंदी अनिवार्य का ये पेपर रहने वाला है। समय आपके पास 3 घंटे और 15 मिनट रहने वाला है और पूर्णांक आपके 80 रहने वाला है। अभी तक इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर नहीं किया तो वो शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, आपसे परीक्षा के लिए कुछ आपको सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं डायरेक्ट इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पर जो आपकी इस पेपर को ओपन करना है और इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इसको ओपन ही करते हैं। हाँ, तो लीजिए मेरे विद्यार्थी, इसको ओपन कर लिए हैं और इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है यानी कि आपसे 18 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। यहाँ पर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित, यानी कि आप सबसे पहले तो आपको खंड ए दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया हुआ है। इसके अंदर आपसे 18 एमसीक्यू पूछे। कितने एमसीक्यू पूछे? 18 एमसीक्यू पूछे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है, तो टोटल आपके 18 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आपसे जो पहला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित बहुविकलात्मक जो प्रश्न है उनका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि नई दिल्ली समूह में हिंदी पोर्टल कहाँ स्थित है। जो आपका ये हिंदी पोर्टल है ना, वो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिया है गुजरात, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको इंदौर, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन आपको दिया है बनारस। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इंदौर, यानी कि आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि जो प्रिंट मीडिया यानी कि मुद्रण माध्यम की शुरुआत कहां से मानी जाती है। तो कहां से मानी जाती है? जापान से, चीन से, अमेरिका से या फिर भारत से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, वो आपका हो जाएगा बे वाला ऑप्शन, यानी कि चीन आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि पूर्वी हिंदी में कौन सी जो उपभाषा शामिल है। तो कौन सी उपभाषा शामिल है आपको ये बताना है। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा या तो अवधी होगा या फिर मैथिली होगा या फिर बघेली होगा या फिर छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़, इन चार में से आपका एक ऑप्शन राइट होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैथिली आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा, यहाँ से आपसे चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस भाषा की लिपि है वो देवनागरिक नहीं है। इसमें से ऐसी कौन सी भाषा है जिसकी लिपि आपकी देवनागरिक नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स वाला ऑप्शन, यानी कि उर्दू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका है कि बाजार रूप, जो आपका बाजार रूपने से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन बोला है कि बाजार के सामान खरीदना, बाजार से सामान खरीदना या फिर बाजार से अनावश्यक जो आपकी वस्तुएं हैं उनको खरीदना या फिर बाजार से जो आपकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको खरीदना, है ना, ये आपको बताना है। इनकी जो आपकी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको खरीदना। इसके बाद हम बात करें द ऑप्शन की, बाजार से जो सजाकर व आकर्षक बनाना। तो जब बाजार रूपन है, इसका जो आपका मतलब होता है वो होता है यहाँ से आपका ब वाला ऑप्शन, यानी कि बाजार से आवश्यक जो अनावश्यक जो वस्तुएं हैं वो खरीद लेते हो। बाजार की जो चमक दमक है उसको देखकर आप बाजार की जो अनावश्यक चीजें होती है उनको खरीद लेते हो। तो यहाँ पर जो आपको राइट ऑप्शन मानेंगे वो मानेंगे आपके बी वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको इस प्रकार हेडलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करके आना है। इसके बाद हम बात करें आपके छठवें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिएगा आपसे आपका जो छठवां क्वेश्चन पूछा है, छठवें क्वेश्चन में देखिएगा सबसे पहले आपसे बोला है कि जो पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन को जो आपका राज दरबार से हराने का जो आपका मुख्य कारण था वो आपको बताना है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि कुश्ती हार जाना या फिर लुट्टन पर दैनिक व्यय या फिर लुट्टन का बूढ़ा होना या फिर पुरानी सोच का होना। तो पहलवान की ढोलक कहानी का अध्ययन लुट्टन को राज दरबार से हटाने का जो मुख्य कारण था वो आपको बताना है। जिसका हटाने का जो मुख्य कारण था ना, वो आपका जो कारण था कि उसका जो दैनिक व्यय था, यानी कि उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा लुट्टन पर दैनिक व्यय। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। तो जाति प्रथा का जो आपका दूषित सिद्धांत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि जाति व्यवस्था में सर्वोपरि या फिर जाति आधार व्यवस्था का चयन है या फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जाति का विभाजन या फिर समान दृष्टिकोण। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाता जो आपकी वो ऑप्शन नंबर बी, इनकी जाति आधारित व्यवसाय का
चेहरे, है ना। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, पंक्ति में दिए जलाने से क्या क्या है, क्या हुआ है, दिए जलाने से क्या हुआ है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन आपको दिया है चीनी मिट्टी के खिलौने चमकने लगे, ब ऑप्शन दिया है आपको माँ का चमकता रूप दिखाई देता है, स ऑप्शन दिया है बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा, और द ऑप्शन दिया है कि घर का सौंदर्य दिखाई दिया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स वाला ऑप्शन की बच्चा जो खिलखिलाकर हंसने लगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो स वाला है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि हृदय थाम लेता संसार है, पंक्ति में वर्ग का जो किस वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपसे बोला है कि जो पूंजीपतियों का, इसके बाद आपको ब ऑप्शन बोला है शोषित वर्ग का, इसके बाद आपको स ऑप्शन बोला है किसानों का, इसके बाद हमको द ऑप्शन दिया है श्रमिकों का। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शोषित वर्ग का। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शोषित वर्ग का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि कविता के बहाने कविता का जो उद्देश्य है मेरे प्यारे भाई, वो आपको उद्देश्य बताना है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपका जो कविता का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बोलेगी यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व रहेगा, या फिर कविता में केवल दिखावा मात्र है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन, आपको दो ऑप्शन और दिए हुए उनको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से आपको स वाला ऑप्शन है वो आपसे बोला है कि जो वर्तमान में जो कविता के वजूद के प्रति जो आपका आशंका या फिर कविता कोरी कल्पना मात्र है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स, की वर्तमान में कविता में मौजूद के प्रति क्या है भाई, आशंका है। इसके बाद हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए मेरे प्यारे भाई आपसे ये अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि सिल्वर वेडिंग पार्ट में हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया है। यह आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है आत्मकथा, दूसरा ऑप्शन दिया है निबंध, और तीसरा ऑप्शन दिया है कहानी, और चौथा ऑप्शन दिया है आपको संस्मरण। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आज जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा, द वाला ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लेखक को किस कारण ऐसा लगा कि मेरे कुछ पंख निकल आए हैं। पहला ऑप्शन आपसे बोला है कि कक्षा का मॉनिटर बनाने के कारण, वसंत पाटिल की मित्रता के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि जो पाठशाला समारोह में उसकी जो कविता गवाने के कारण। इसके बाद पढ़ाई में होशियार होने के कारण। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका स वाला ऑप्शन है कि जो आपकी पाठशाला समारोह में उसकी जो कविता है उसको गवाने के कारण। मेरे प्यारे भाई बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन दिया है, यानी कि यहाँ से आपको जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है इनमें आपको फिल करना है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ से आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से पहला प्रश्न आपसे बोला कि मुख्य अर्थ में बाधा होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ से संबंधित अर्थ लिया जाता है, उसे खालिस्तान शब्द शक्ति कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपको जो लिखना है यानी कि इसको खालिस्तान शब्द शक्ति कहते हैं, तो वो आपकी हो जाएगी लक्षणा। यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, आपकी हो जाएगी लक्षणा शब्द शक्ति। इसमें कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, आपकी लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मालिक ने नौकर से कहा अंधेरा हो गया, वाक्य में जो आपको शब्द शक्ति बतानी है वो बतानी है। तो यहाँ पर जो आपकी शब्द शक्ति हो जाएगी व्यंजना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्यंजना हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जहां शब्द की जो आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहां अलंकार होता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो अलंकार आएगा वो आएगा यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार जो होता है यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि कोकिल के की कीर कूंजते हैं कानन में काव्य पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट अलंकार आपसे पूछा है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका वृत्यानुप्रास अलंकार है ना, जिसकी आवृत्ति आपको बार बार हो रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वृत्यानुप्रास है ना, वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आपके सॉरी इसमें फिल करना है ना आपको, तो ये इसका है ना आपको क्लियर है, तो वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि आप में इस शब्द की जो आपको बताना है कि ये आपसे पूछा है कि पेटेंशन शब्द में जो हिंदी की जो पारिभाषिक शब्द शक्ति है वो आपको बताना है। तो इस खालिस्तान में आपको जो फिल करना है वो करना है आपको याचिका। क्या करना है, याचिका करना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि राजपत्र जो आपका शब्द है, कौन सा शब्द है, राजपत्र जो आपका शब्द है इसको आपको बताना है कि राजपत्र शब्द की जो अंग्रेजी शब्द में आप इसे क्या लिखोगे। तो इसे अंग्रेजी शब्द में आप लिखोगे गजेट लिखोगे। क्या लिखोगे, गजेट लिखोगे। तो यहाँ पे इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा GAZETE है ना, गैजेट आपका बिल्कुल राइट आंसर है हो जाएगा।
इसके बाद हम बात करें आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर देखिएगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं। अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर आपको राइट आंसर लिखने हैं। यहाँ पे देखिएगा इसे जो आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हम पहले इस पैसेज को पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद इसके आंसर आपको अच्छे से देने हैं। तो इस पैसेज को हम यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ लेते हैं। आपको यहाँ पे बिल्कुल सही दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल अभी इस प्रकार इतनी लाइट आपकी सही है, तो ये सही दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर देखिएगा आपसे बोला है कि समय यह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है। जो लोग इस धन में संचित रीति से बरसते हैं वे शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसी समय संपत्ति के सदुपयोग में एक जंगली मनुष्य देवता स्वरूप बन जाता है। इसी के द्वारा मूर्ख विद्वान निर्धन धनवान और अनुभवी बन सकता है। संतोष हर्ष या फिर सुख तब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता जब तक कि वह उचित तरीके से जो अथवा वह रीति समय का सही उपयोग नहीं करता, है ना। समय निसंदेह एक रत्न राशि है जो कोई अपरिमित और अंकगणित रूप में अंधाधुंध व्यय करता है। वह दिन दिन कंचित रिक्त अस्त और दरिद्र होता है। वह आजीवन खिन खिन और समय को कोसता रहता है। समय को क्या करता रहता है? कोसता रहता है। सच तो यह है कि समय का सदुपयोग करना आत्मवंचित तथा उसे नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है ना। इस प्रकार ये आपको अपठित जो आपका ये आपको गद्यांश दिया हुआ है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसको आपको अच्छे से तैयार कर लिया आपने, इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो इसके नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। इसके नीचे आपसे क्या पूछे? कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। तो पहला देखिएगा कि उपर्युक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक है। अब हमने इसमें क्या पढ़ा? गद्यांश के समय के सदुपयोग के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द वाला ऑप्शन, है ना। यहाँ पे ऑप्शन से आप बिल्कुल सही कर सकते हो ना। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका द वाला ऑप्शन है, समय का सदुपयोग। इसके बाद हम बात करें आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, कि मनुष्य आजीवन खिन्न कब रहता है? समय का सदुपयोग करने पर, समय का सदुपयोग न करने पर, मूर्ख रहने पर या फिर निर्धन रहने पर। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ब वाला ऑप्शन है। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ब वाला ऑप्शन हो जाएगा कि समय का सदुपयोग न करने पर। मनुष्य आजीवन खिन्न कब रहता है? जब समय का क्या नहीं करेगा? सदुपयोग नहीं करेगा। इसके बाद हम देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि समय का दुरुपयोग करने से मनुष्य को हानि होती है। तो मनुष्य को हानि होती है ये आपको बताना है। मनुष्य जो आपका दरिद्र हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आपसे पूछेगी आजीवन खिन्न रहता है, बिल्कुल सही बात है। समय को कोसता रहता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपका द वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि समय का महत्व बताइए। आपको समय का जो महत्व है वो बताना है। तो समय एक अनमोल संपत्ति है। क्या है? अनमोल संपत्ति है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि अनमोल, यानी आपको ज्यादा नहीं लिखना है। एग्जामिनर को वही शब्द आपको टच करवाने हैं, उसके माइंड में आपको लगे कि वो गए वो जमाने जहाँ पे लाइन भरी जाती थी और नंबर लिए जाते थे। यदि आप इतनी लंबी लाइन लग दोगे तो एग्जामिनर के माइंड में जाएगा कि ये काम वो क्या कर रहा है? काम काट रहा है ना। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट, जितने शब्द हो सके उतने कम शब्दों में और लिमिटेड शब्दों में एग्जामिनर को वो कंटेंट देना है जो कंटेंट एग्जामिनर चाहता है। तो समय का यहाँ पे आपको लिखना है समय का महत्व क्या है। तो यहाँ पे आप पेसेज में से ढूंढकर 2 लाइन चिपका रहे तो इतना नहीं, आप लिख तो उतर ही रहे हो तो, लेकिन आपको समय बताना है समय का महत्व क्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हो समय एक अनमोल संपत्ति है। इस प्रकार बस इतना आपको लिखना है, आपको एग्जामिनर 1 नंबर दे देगा। इसके बाद हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि जंगली मनुष्य देवता स्वरूप कब बन जाता है? जब वह समय का सदुपयोग करने लगता है। समय का क्या करने लगता है? सदुपयोग करने लगता है। ये आपको इसका लिखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समय का सदुपयोग करने से क्या लाभ रहता है। तो समय का जो सदुपयोग करोगे तो आपको क्या लाभ होगा? इस पैसेज में आपको बताया है कि जो आपकी आत्मोन्नति है वो आपको आत्मोन्नति होती है ना। तो ये आपको लिखना है कि आत्मोन्नति हो जाती है, ठीक है, होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि आत्मोन्नति कैसी होगी, है ना। तो आप इसमें बता सकते हो कि मूर्ख विद्वान बन जाता है, निर्धन धनवान और अनुभवी बन जाता है। इसे पैसेज में बताया गया ना हमको, इस प्रकार आपको लिखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक कि आपकी जो 3 क्वेश्चन है उनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मैंने दे दिया। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा भाई चौथा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, इसके बाद यहाँ पे आपको इसके जो जवाब है वो देने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला पैसेज आपसे पहला क्या बोला है, इसको आप पढ़ सकते हो वरना, और इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, वैसे आप देख सकते हो, आप देख लो, आप पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो। वैसे इसको पढ़कर आपको इनके जवाब देने हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो आपको देना है कि जागरण गान या भाव कल्पना या फिर सुख दुख महत्व या फिर द ऑप्शन आपसे बोला है नींद से जागरण।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जागरण गान, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि कवि ने किसे सुख नहीं मानता है, कवि किसे सुख नहीं मानता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नींद में जो सुंदर सुखमय सपने देखते हैं उनको सुख मान लोगे, कि आप नींद में आप सपने देख रहे हो उसको सुख मान लोगे, बिल्कुल नहीं, है ना। शीश पर गुरु भार ढोना, शीश पर गुरु भार ढोना, या फिर सुख से दुखी और दुखी से जो दुखी से दुखी, है ना, सुख से सुखी और दुख से दुखी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका द वाला ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी। इसके बाद हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि फूल और सूल में कवि का क्या आशय है। फूल और सूल में जो आपको कवि का क्या आशय है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका से वाला ऑप्शन। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम्हें, इसमें कवि ने किन लोगों पर आपेक्षित किया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किन लोगों पर आपेक्षित किया है। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर है जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो कि कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम्हें, इसमें लोग जो इसमें जो कवि है वो कौन से लोगों पर क्या कर रहा है भाई, कौन से लोगों पर जो अपेक्ष किया है, तो कौन से लोगों पर अपेक्ष किया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कौन से लोगों पर अपेक्ष किया है। तो यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हो पैसेज में कल्पना के आधार पर आपको उड़ते रहे तुम्हें, इसमें कवि ने किन लोगों पर अपेक्ष किया है। तो आप इसमें राइट आंसर लिखोगे जो केवल कल्पना की दुनिया में जीते हैं उनके बारे में कहा है। जो केवल किसमें जीते हैं, कल्पना की दुनिया में जीते हैं, वास्तविक दुनिया में मेहनत या फिर परिश्रम को नहीं करते हैं, जो वास्तविक दुनिया में मेहनत नहीं करते हैं केवल सपने देखते हैं, है ना। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अरुण उद्याचल सजाने का क्या आशय, इसका जो आपको आशय बताना है। तो यहाँ पर जो आपका अरुण उद्याचल सजाने, है ना, सजाने का क्या आशय, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जीवन में एक नई उज्जवल और आशापूर्ण शुरुआत लाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि लोगों को क्या या फिर क्यों जगाना चाहता है। तो क्यों जगाना चाहता है, तो कवि लोगों को इसलिए जगाना चाहता है कि ताकि वे आलस्य छोड़ दें, गतिशील बने, जीवन में प्रगति के पथ पर चलते रहे। इसके बाद हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपसे पांचवा क्वेश्चन पूछेगी निम्नलिखित में से अति लघुत्रात्मक प्रश्न का उत्तर आपको 20 जो शब्दों में लिखना है आपको। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा कि काले मेघा पानी दे पाठ से जो मूल शिक्षा है वो आपको क्या मिलती है। तो इस पाठ से आपको मूल शिक्षा क्या मिलती है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इस पाठ्यक्रम से मूल शिक्षा वैज्ञानिक तर्क और जो आपके पारंपरिक मान्यताओं के बीच संघर्ष के बारे में, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि समाज में जो आस्था और सामूहिक विश्वास का अपना महत्व है, ये आपको इसका आंसर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला कि शरीर जो आपके शरीर के फूल पाठ के अनुसार पुराने की अधिकार की लिप्सा से क्या आशय है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका तात्पर्य है कि जो पुरानी व स्थापित चीजों या फिर लोगों के अलावा और नई पीढ़ी के लिए अपनी शक्ति स्थिति और जो आपकी जो प्रशासकी के को छोड़ने की जो अनिच्छा से है ना, ये आपको लिखना है। इसके अलावा आपको लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो बादल राग कविता में जो आपका बादल है वो क्रांति और परिवर्तन का प्रतीक है। किसका है, क्रांति और परिवर्तन का क्या है भाई, परिवर्तन का क्या है, प्रतीक है। इसके बाद हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि रुबैया कविता में झुलाने से शिशु कैसी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कि शिशु अपनी माँ को देखकर हंसकर खुशी और उत्साह क्या करता है, व्यक्त करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ बताते हुए, है ना, इसके बारे में व्यक्त धारणा आपको बतानी है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है कि मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, है ना, मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला, है ना। यह माना जाता है कि प्राचीन शहर में सुनियोजित व सांस्कृतिक रूप व समृद्ध व परिष्कृत नागरिक भावना वाला था, है ना, ये आप लिख सकते हो। और इसके बाद सिल्वर वेडिंग कहानी में लेखक का क्या संदेश देना चाहता है। तो क्या संदेश देना चाहता है ये आपको बताना है। तो लेखक जो पीढ़ीगत अंतर व जो आपके पारंपरिक मूल्य जो आधुनिक जीवन शैली के बीच टकराव का क्या देना चाहता है, संदेश देना चाहता है। इसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपको खंड ब पूछा जाएगा, ठीक है। और खंड ब के अंदर मेरे प्यारे भाई आपसे जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर मेरे प्यारे भाई आपको 40 शब्दों में देने हैं, है ना। तो पहला देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुद्रित माध्यम की जो विशेषता है वो आपको लिखनी है। तो मुद्रित माध्यम यानी कि प्रिंट माध्यम की जो विशेषता है वो आपको लिखनी है ना। तो सबसे पहली विशेषता आप लिख सकते हो कि इनके जो लिखे हुए शब्द होते हैं उसमें होते हैं स्थायित्व होता है। क्या होता है, स्थायित्व होता है। क्या होता है, स्थायित्व होता है, यानी कि लिखित शब्द जो चिर स्थायी होता है, ठीक है, यानी कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते। प्रिंट माध्यम अब जैसे मानो कि ये यहाँ पे है, अब ये जैसे मुद्रित है, आप इसको चेंज से नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, एक बार प्रिंट हो गया तो हो गया, है ना। तो ये प्रिंट माध्यम की विशेषता है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद ये प्रिंट माध्यम आपको ये जानकारी देता है
कि हम इसको कहाँ भी ले जा सकते हैं। ये है, अब ये प्रिंट प्रिंट हो चुका है। अब मैं इसको कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, जैसे राजस्थान से मैं इसे और कहाँ भी भेज सकता हूँ, जैसे अब मान लीजिए एमपी भेज दूंगा, यूपी में भेज दूंगा, तो इस प्रकार मैं इसको भेज सकता हूँ। तो ये प्रिंट हो गया, इसको हम भेज सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, इसमें आपसे बोल सकते हो कि इसमें गहन अध्ययन कर सकते हैं हम। इसको पढ़कर आप कक्षा 12 की जो पेपर है उसमें टॉप कर सकते हो, उसमें जो 80 में से 80 मार्क्स है वो फोड़ सकते हो। इस प्रकार जो आपकी विश्वसनीयता, अक्सर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अधिक विश्वसनीय माना जाता है ना। अब इसमें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 7वां कि मीडिया में कैसे विशेषज्ञों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, यह भी आपसे 2 नंबर का पूछा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अर्थशास्त्र, खेल, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की क्या हुई है, संख्या मीडिया में बढ़ गई है। इसके बाद आप लिख सकते हो रेडियो नाटक में लिखने की प्रक्रिया आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि दृश्य क्रिया को व्यक्त करने के लिए संवाद और ध्वनि प्रभाव को ध्यान केंद्रित किया जाता है, और इस प्रकार आप लिख सकते हो, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे आपके जो 9वां क्वेश्चन है उसकी। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका पेज जो है बदल लेते हैं, और यहाँ से आपसे 9वां क्वेश्चन पूछा है कि जो आपकी भक्ति ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया, परंतु स्वयं शहर की हवा से दूर रही, इस वाक्य की सत्यता को आपको सिद्ध करना है। ये भी आपसे 2 नंबर का पूछा है, इसमें आप लिख सकते हो यह वाक्य सत्य है क्योंकि हालांकि भक्ति ने कुछ शहरी कपड़े अपना लिए थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी भी शहरी भाषा का प्रयोग करना या फिर अपनी ग्रामीण आदतों को छोड़ना नहीं सीखा। जबकि महादेवी वर्मा ने जवाहर और बाजरे की रोटी जैसे ग्रामीण खाद्य पदार्थों को खाना शुरू कर दिया था। ये आपको लिखना था। इसके बाद हम बात करें आपके 10वें क्वेश्चन की कि जादू टूटना है, इस उषा का जब सूर्योदय हो रहा है, तो उषा कविता में की प्रस्तुत जो पंक्ति जादू टूटता है का क्या अर्थ से स्पष्ट कीजिए, ये आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जादू टूट रहा है का अर्थ है कि सूर्योदय जो आपका सूर्य उदय होता है और दिन की शुरुआत के साथ ही सुबह की रोशनी सुंदर व मनमोहक प्रभाव गायब हो रहा है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी में लोगों से कला और सुरुचि का महत्व ज्यादा था, कैसे आपको ये स्पष्ट करना है। तो आप स्पष्ट कैसे करोगे, आप लिख सकते हो कि कला उनके लिए महत्वपूर्ण थी। यह बात जटिल है कि जो मुहरों मिट्टी के बर्तनों में डिजाइन व मिली मूर्तियों को स्पष्ट है, जो कि मात्रा उपयोगिता से परे एक विकसित सौंदर्य बोध का संकेत देती है। इसके अलावा हम बात करें आपके 12वें क्वेश्चन की ग्रामीण परिवेश में आए लोग किस तरह जीवन से प्रभावी होकर जीवन शैली बदल देते हैं, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यह आपको स्पष्ट करना है ना। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे खंड 6 का पूछा है। ये थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन है, इनके आंसर मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना जरूर से, है ना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाके एक बार जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके आंसर मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। यहाँ से देखिएगा 13वां क्वेश्चन आपसे बोला कि भगत जी बाजार को सार्थकता और समाज को शांति दे रहे हैं, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। इसके अलावा बात करें काले मेघा पानी दे निबंध के माध्यम से लेखक ने वर्तमान में किस समस्या की ओर संकेत किया है और कैसे। इसके अलावा बात करें आपसे आत्म परिचय कविता में कवि ने क्यों प्रेरणा या फिर संदेश दिया, ये आपको बताना है। इसके अलावा बात करें जो आपका अनिश्चित और स्थापित उन्नत सत वीर पंक्ति में कवि निराला जी ने किसी और को संकेत किया। इसके अलावा बात करें आपसे 15वां क्वेश्चन पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी, अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। यहाँ तक कि आपके 15 क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गए। इसके बाद यहाँ से आपको अथवा का क्वेश्चन पूछा है कि एक गुरु एक प्रकार के विद्यार्थी के जीवन में नई दिशा दे सकता है, तो जूझ पाठ के आधार पर आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपके शमशेर बहादुर सिंह का जो कवि परिचय है वो आपको लिखना है 3 नंबर का, और फणीश्वर नाथ रेणु का आपको लेखक परिचय आपको लिखना है ना। तो ये आपको अच्छे प्रकार से जो इनका जीवन परिचय है वो आपको जो कवि परिचय और लेखक परिचय जो आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे प्रकार से आपको क्या करके आना है, लिख कर आना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है ना। इसमें आपको बताने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ये आपकी शमशेर सिंह बहादुर है, इनके जो आपको वो पीडीएफ में आपको क्या मिल जाएंगे, इनके जो क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको वहां पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आपके जो 17वां क्वेश्चन है, वो 17वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश में आपको क्या करनी है भाई, सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। सप्रसंग की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। जैसे आप सप्रसंग व्याख्या में आपको क्या करना है कि ये पोएम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये पोएम किससे ली हुई है ना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पोएम किससे ली हुई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे इसको जैसे आप पढ़ोगे कि दिवाली की शाम घर पूते और सजे, चीनी खिलौने जगमगाते लावे, यानी चीनी खिलौने मतलब ये दीपक की बात कर रहा है, दीपक जलते हैं ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि यह पद्यांश रघुवीर साई की कविता से लिया हुआ है, और कैमरे में जो आपके बंद अपाइज है, इसके अथवा वाला एक पैसेज है,
इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसकी जो इसमें जो आपको अथवा वाला एक पेसेज आपको एक और दिया हुआ है, आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अब आपके पास आ गया होगा। ये देखो, कैमरा बस करो नहीं हुआ, रहने दो पर्दे पर वक्त की कीमत है ना। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो पेसेज है आपका, ये आपके रघुवीर साई की जो कविता है उससे लिया हुआ है, और यानी कि कैमरे में बंद अपाहिज से क्या हुआ है भाई, लिया हुआ है ना। और इसके बारे में व्याख्या तो आप कर सकते हो। मैंने इसके बता दिया किस चैप्टर से लिया हुआ है ना। चैप्टर का नाम मैंने बता दिया, और बता दिया कि किससे किससे लिया हुआ है, किस चैप्टर का नाम बता दिया, और किस पोइट लिया। तो पोइट का नाम की मैं बात करूँ तो रघुवीर साई हो जाएगा यहाँ पे, रघुवीर सहाय हो जाएगा। और जो कविता की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज। और इससे बात करें, इससे जो ऊपर वाला है इसकी बात करें तो यह आपका दीपावली के शाम घर पूते और सजे, यानी कि दीपक की बात कर रहा है ना, दीपक जलते हैं ना दीपावली की। तो ये जो आपको पद्यांश लिया हुआ है वो लिया हुआ है रुबैया नाम की जो आपकी कविता है ना, उससे लिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसका जो संदर्भ है, यानी कि आप सबसे पहले प्रसंग लिखोगे कि यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह है भाग 2 से संकलित रुबैया नामक कविता से ली गई है। इसके जो प्रसिद्ध रचयिता आपके फिराक गोरखपुरी है। कौन है? गोरखपुरी है ना। ये आप लिख सकते हो। और इसके बारे में बताया कि कवि ने रुबैया में दीपावली के अवसर पर घरों पे जो सजावटी बच्चों के लिए खुशी के लिए एक माँ अपने बच्चों के प्रेम को चित्रित किया गया है। इस पॉइंट के बारे में फिर आपको व्याख्या करनी है, फिर आपको नीचे विशेष पॉइंट लिख देने हैं कि इसमें, हाँ, विशेष पॉइंट में मैं आपको फिक्स शब्द की बात करूं तो फिक्स वर्ड में आपको बताऊं तो विशेष हर में लिख के आओगे आप, है ना। हर में लिख के आओ तो इसमें आप फिक्स पॉइंट लिख सकते हो कि भाषा भाषा जो आपकी भाषा है वो सरल व सहज व भावानुकूल है। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि कवि जो इसके बारे में दो आपको लाइन, इसके जो आप ट्रांसलेशन से जो इंपॉर्टेंट समराइज आप लाइन लिख देना, 2 लाइन, है ना। और एक आप इसमें लिख देना कि इसमें किस जो मुहावरे का प्रयोग हुआ है वो लिख देना। आपके इसके जो 4 नंबर है वो कोई नहीं काटेगा, ठीक है। यानी कि ये लिखोगे तो ये एक लाइन का 1 नंबर का तो आपका ये होता है। 1 नंबर जो आप सह प्रसंग लिखते हो वो होता है, और 2 नंबर का आपको जो इसकी व्याख्या करोगे ना ये होता है। तो इसकी व्याख्या और ये 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। यदि आपको ये भी नहीं पता होता ना, पॉइंट के आपको नाम नहीं याद हो, तो आप ये 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाते। ये फिक्स फॉर्मेट है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि मेरे को राइटर का नाम नहीं आता, पोइम का नाम नहीं आता, तो मैं इसकी कैसे करूंगा। ये 3 नंबर मुझे नहीं, ये 3 नंबर आपको मिल जाएंगे यदि आपने, ये 1 नंबर का ही होता है, ये फिक्स होते हैं ना, ठीक है। 2 का फिर 1 का, इस प्रकार होते हैं। फिर ये अथवा वाला मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं बात करूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिएगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। ये देखो, और आपसे आगे जो पोएम दी हुई है वो दी हुई है। फिर यहाँ पे आपको गद्यांश दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? गद्यांश दिया हुआ है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ने के बाद इसका भी आपको उसी प्रकार क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। इसकी भी आपको सप्रसंग जो है व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा ये बाजार वाले चैप्टर से लिया हुआ है, जहाँ पे आपको बाजार वाले चैप्टर के बारे में बताया गया था। तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो इसका सप्रसंग आप लिखोगे, तो आप इसमें लिख सकते हो सप्रसंग में आप क्या लिखोगे, सप्रसंग में कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह है भाग 2 से संकलित है, बाजार दर्शन से लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है? बाजार दर्शन से लिया हुआ है ना। और इसमें जो आप राइटर का नाम लिखोगे जैनेन्द्र कुमार लिख दोगे। क्या लिख दोगे? जैनेन्द्र कुमार लिख दोगे। क्या लिख दोगे? जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आपकी जो अथवा के क्वेश्चन है इसमें, है ना, और इसकी जो आप व्याख्या तो आप कर ही दोगे। लेकिन पॉइंट का नाम बता दें कि लेखक ने बाजार की साक्षरता यानी कि जो उपयोगिता उपयोगिता को व्यक्त किया है, यह केवल जनता का है। बाजार के बारे में आपको लिखना है जो इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको इस प्रकार लिखना है। ये आपके सीरीज वाले चैप्टर से लिया हुआ है ना। तो सीरीज वाले चैप्टर से लिया हुआ है। और यानी श्रीष के फूल फुल चैप्टर का आपका नाम है श्रीष के फूल। और इसमें आपको लिखना है जो आपका पोइट का नाम है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपकी 19वें क्वेश्चन की, तो 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, 19वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछा है कि जो अपनी ग्राम पंचायत में सचिव की ओर से जिला कलेक्टर को गाँव में फैली मौसमी बीमारियों में मलेरिया, डेंगू की, चिकनगुनिया के उपचारात्मक टीम से आपको एक ज्ञापन प्रारूप तैयार करना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? एक अच्छी तरीके से ज्ञापन तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ज्ञापन में आप कैसे लिखते हो, है ना। ज्ञापन यदि आपको लिखना नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ज्ञापन किस प्रकार लिखते हैं। तो ज्ञापन में आपको सबसे पहले कार्यालय का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा जो कार्यालय का नाम है वो आपको लिखना है। कार्यालय का नाम लिखोगे, फिर आपको पत्रांक लिखना है। पत्रांक लिखोगे, कार्यालय पत्रांक, फिर आपको दिनांक लिखना है। फिर आप दिनांक लिख दोगे, फिर उसके नीचे आपको प्रेषक लिखना है। प्रेषक के अंदर आपका क्या होता है, जैसे कि सचिव ग्राम पंचायत है ना। और इसके बाद आप प्राप्तकर्ता लिखोगे, यानी प्राप्तकर्ता यानी आप किसको भेजोगे, तो प्राप्तकर्ता किसको भेजें? जिला कलेक्टर महोदय, जिला कलेक्टर है ये आपको लिखना है ना। जिला कलेक्टर का नाम वगैरह लिखना है। फिर आपको विषय लिखना है, यहाँ पर नीचे आपको क्या लिखना है? विषय लिखना है। फिर यहाँ पे आपको विषय लिखने के बाद संदर्भ लिखना है। कुछ संदर्भ में आप जो लाइन लिखोगे ना 3-4 इस प्रकार, यहाँ पे आपको कुछ लाइन्स लिख देनी है। फिर आपने संदर्भ लिख दिया, संदर्भ के बाद संदर्भ आपने लिख दिया, विषय लिख दिया, संदर्भ लिख दिया, फिर आपको महोदय लगाकर यहाँ पे आपको संदर्भ के बारे में लिख दिया, फिर महोदय, फिर यहाँ पे आपका धन्यवाद, आपका जो धन्यवाद है धन्यवाद वगैरह लिख देना, धन्यवाद बहु दिए, फिर यहाँ पे आपके हस्ताक्षर कर देना, ठीक है। और यहाँ पे सचिव का नाम लिख देना। इस प्रकार आपके लिखा जाता है। इसके अलावा बात करें आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे अधिसूचना, और अधिसूचना का आपको
इसमें पूछा कि अधिसूचना का आपको एक प्रारूप तैयार करना है। तो अधिसूचना भी आप इसी प्रकार कर सकते हो, कार्यालय का नाम, फिर अधिसूचना संख्या, फिर दिनांक, फिर अधिसूचना में आपको जो भी पैराग्राफ बना के लिखना है वो आज्ञाकारी, फिर यहाँ पे नाम लिखना है, अधिकारी का नाम, फिर आपको नीचे पद का नाम लिखना है। इस प्रकार आपसे 20वां क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में 300 शब्दों में आपको एक निबंध रेडी करना है। और जो निबंध की जो आपकी वीडियो है वो आने वाली है, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम वीडियो के लिंक भेज देते हैं आपके पास, है ना। तो जैसे आप वहाँ पे जाओगे आपको जैसे ये निबंध कैसे लिखते हैं इसके बारे में, और ये आपकी जो ज्ञापन आएगी आपकी, तो ज्ञापन के बारे में और अधिसूचना, इनकी मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, इनको कैसे करते हैं, और इनकी जो फिक्स लाइन है इनमें जो आपको कौन कौन सी फिक्स लाइन का यूज करना है वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। यदि आपने इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपको 20 फरवरी को जो आपका पेपर आने वाला है वो किस प्रकार का पेपर आने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।